नमस्कार दोस्तों। कल आपके साथ हमने फासिस्ट फरसावादी पार्टी की जो है बात की थी, जो फासिस्ट राष्ट्रवादी पार्टी थी। उसमें तमाम सारी बातें आपको बताई थी, मुसोलिनी और सारी चीजें। एक समय में इटली से आरएसएस को भारी प्रेम था। दोनों का उदय भी लगभग आसपास ही हुआ था। गांधी जी जो है जिस तरीके से सेकुलर कांग्रेस बना रहे थे, और वो सेकुलर कांग्रेस से कुछ कांग्रेसी खफा थे, उन्होंने छोड़ करके हिंदुस्तान में आरएसएस बना ली। उसी वक्त में मुसोलिनी ताकतवर हो रहा था और वो लगातार हो रहा था। तो 1925 में उसने भी अपना चुनाव करा के और अधिनायक बन गया था, तानाशाह बन गया था। और यहां पर भी कांग्रेस छोड़ के 1925 में आरएसएस बन गई थी कि अब हम उसी तर्ज पे चलेंगे। तो चलिए उसी की अगली कड़ी भी कर देते हैं। और ये अगली कड़ी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आज ही एक फैसला पढ़ा हमने, उस फैसले के बाद, कि मोदी सरकार ने हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए एनसीईआरटी की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई। वो कमेटी हालांकि 9 साल से बनी हुई है और उसने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया कि जिससे कहें कि शिक्षा व्यवस्था सुधरी हो, या जो उसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बच्चों को मिले, उसके लिए उन्होंने फिलहाल तो कुछ किया नहीं। हाँ, इतना जरूर है, उसका नाम दे दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अंग्रेजी में वो कहते हैं नई शिक्षा नीति। इसके पाठ्यक्रमों में आप ये देखें तो कई पाठ्यक्रमों में से कई जो है चैप्टर हटा दिए गए। कौन से चैप्टर हटा दिए गए? जो आरएसएस की विचारधारा या साहेब को पसंद नहीं आते हैं, ऐसे कुछ महान विभूतियों के हटा दिए गए। कुछ जो है इस तरीके की चीजें हटा दी गई हैं जिनसे कहीं पर बल मिलता है उनको, जिन्होंने यह देश बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो जब ऐसा होता है और इसमें कुछ चैप्टर जोड़ दिए गए जो कहां से आए हैं, विशेषज्ञों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए, उससे निकाले हैं, शामिल किए। अब उन्होंने एक फैसला किया है, वो फैसले से ही मैं अब शुरू करता। उन्होंने फैसला किया है कि अब हिंदुओं की जीत की कहानियों को, किंवदंतियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल किया जाए। बड़ी अच्छी बात है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पहले ही इंडिया शब्द को अंग्रेजी घोषित कर चुकी है, आपको पता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जब ना अंग्रेज थे, ना अंग्रेजी थी, ना इंग्लैंड था, न ईसा मसीह थे, और यानी ईसा मसीह के पैदा होने के 2000 साल पहले, 2000 साल पहले यूनान के लेखकों ने, एक ने इंडिया शब्द का जिक्र किया, उसके नाम पे किताब लिखी, बड़े लंबे अरसे तक क्या, और तब भारत के नाम का कहीं किसी हिंदू मैथोलॉजी जिसे कहते हैं, हालांकि वो ब्राह्मण धर्म या उसको वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है, तो उस समय वही नाम होता था, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, इसी नाम से बुलाते थे। न सनातन शब्द था, न हिंदू शब्द था। तो उस वक्त में किसी भी धर्म ग्रंथ में, जो भी आप धर्म ग्रंथ हैं, चाहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो भी आप, अथर्ववेद, कोई भी देख डालिए, या वेदांग देख डालिए, उपनिषद देख डालिए, कहीं देख डालिए, ना आपको भारत मिलता है, ना भारत वर्ष मिलता है, ना कुछ मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में इंडिया शब्द मिलता है। ऋग्वेद का जो काल है वो भी करीब 2000 साल के आसपास का है, ईसा से 2000 साल पहले का। तो आप समझिए, उसमें भी ऋग्वेद में सिंधु शब्द इस्तेमाल होता है, इंडिया शब्द नहीं होता। और यहां रहने वालों को जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो उसका जिक्र आता है। तो यूनानी इसको, सिंधु को इंड कहते थे, इंड, और इंड से ये इंडस वैली बन गई, और इंडस वैली से
ये जो है इंडू हो गए। तो इंडू कौन थे? जो इंडस वैली में रहते थे, इंडस के आसपास के इलाके के लोग, यानी जिन्हें आज आप भारत कहते हैं। उसी समय में ऋग्वेद के समकालीन ही एक ग्रंथ है, जो दुनिया के दो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद और अवस्था। जो अवस्था पाया जाता है, उस अवस्था में भी जो जिक्र मिलता है वो इंडस का मिलता है। वो मिस्र में पाया गया, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। तो इस तरह से है उसका जिक्र है। और भारत शब्द का जिक्र ईसा के पैदा होने के 100 साल बाद आया। अब आप समझिए। चलिए, तमाम वो भी किसमें आया? जो तमाम सारी कहानियों के ग्रंथ लिखे गए, तमाम महाकाव्य लिखे गए और चीजें हुई, उन्हीं सब चीजों में है। शाकुंतलम है, दूसरे हैं। और वो भी भारत कैसे आया? राजा भरत के राज्य को भारतवर्ष कह दिया गया, उसमें जो डिफाइन किया गया। तो इस तरह से अब आरएसएस के विद्वान, महात्मा गांधी, ये स्थिति होती है कि उनको सबको तो नकारते हैं, तमाम चीजों को नकारते हैं। तो आजकल आरएसएस के एक विद्वान जो है वो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के निदेशक बन गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक गुणगान का कार्यक्रम होगा, उनके जन्मदिन पर एक परिचर्चा आयोजित की है। तो साहब ये समझ लीजिए, उन्हीं मैकाले की बात, जिन मैकाले को लेकर के ये लोग सदैव कहते रहे कि मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, अब उसका जन्मदिन मना रहे हैं और उसके बर्थडे पर उनको याद करते हुए चर्चा कर। तो साहब ये स्थिति है। तो जब ये मैकाले को याद करते हैं तो हम भी एक अंग्रेज को याद कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार में एक बड़े अफसर थे, जॉन स्मिथ। वो औरंगाबाद के जंगलों में घूम रहे थे, तो वहां एक चरवाहे की मदद से वो कुछ शिकार करने निकले। और जब वहां पे उन्होंने पाया तो पहाड़ों के बीच कुछ गुफाएं सी उन्हें दिखाई दी, जिनका रास्ता जो है जंगली पेड़ों से पूरी तरह ढका हुआ था। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद ली और किसी तरीके से उन्होंने उन सबको निकाला और वो किया, हटाया, रास्ता बनाया, मसाले ऐसाले लेके, फरसा कुल्हाड़ी और आरा से सबसे काट के। उसके बाद में उलझे हुए पेड़ों से गुफाओं की ओर जाने वाले जो रास्ते थे उन्होंने रोक रखा था। तो सब कटने के बाद में जब खोज हुई तो उसमें 3000 साल से 5000 साल पुराने तक के तमाम चीजें मिली। पुरानी बौद्ध गुफाएं मिली, जिसे आज अजंता के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ये 28 अप्रैल 1819 को खोजी गई। अब आप समझिए, इसके बाद में 5000 से अधिक साल पुराना जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, वह सभ्यता भी 1920 में तब मिली जब रेल लाइन के लिए खुदाई हो रही थी। तो आप समझिए, वो खोजा गया। तो पता चला कि साहब, जिस आप हिंदू धर्म की बात करते हैं उसके जो ग्रंथ मिलते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, उसके पहले जो सभ्यता पाई जाती है, आप कहते हैं राम 5000 साल, कृष्ण इतने साल, उन सब का तो इतिहास का कोई प्रमाण मिला नहीं है। लेकिन जिनके मिले हैं उनमें बौद्ध मिले हैं, जैन मिले हैं और वैदिक काल के मिले हैं। और जो वैदिक काल के मिले हैं वो सारे ग्रंथ कहानियां कुछ और बताते हैं, उनमें कहीं किसी उसका जिक्र नहीं आता है। तो फिर समझिए, यानी 1920 से पहले दुनिया जानती ही नहीं थी कि सिंधु घाटी की भी कोई सभ्यता थी, वहां पर बौद्ध भी थे और क्या क्या था, और सब जो अवशेष मिले। तो यह स्थिति है कि यूरोप का फेंका हुआ कूड़ा खाकर हम जो है बलवान हो जाते हैं, उसे च्यवनप्राश समझ लेते हैं और ताकत दिखाने लगते हैं, खुद को बताने लगते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या है और कैसे। तो यह स्थिति है। तब आइए, अब आइए, ये ज्ञान कहां से आता है? मुसोलिनी ताकतवर हो रहा, सत्ता की तरफ बढ़ रहा। तो साहब सावरकर, जो मैंने कल जिक्र किया था, किसी एक ने कहा
कि आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। इंदिरा गांधी का हमने जिक्र जरूर किया था, लेकिन इसलिए किया था कि इंदिरा गांधी भी 31 अक्टूबर को उनका पुण्यतिथि होती है, वो शहीद हुई थी और वही दिन था, लेकिन साल अलग अलग है। वो 1984 की बात है और वो 1922-23 की बात है, तो इसलिए उसको अंतर को ये समझ लिया। तो सावरकर की एक किताब थी, वो 1930 में आई, जिसका नाम था हिंदुत्व, जिसके बाद में हिंदुत्व शब्द प्रयोग होने लगा। उसके पहले तक कभी हिंदुत्व शब्द प्रयोग नहीं होता। हिंदू होता था, दूसरी चीजें होती थी, सनातन होता था, वैदिक होता था और चीजें होती थी, लेकिन ये नहीं होता था। लेकिन चलिए होने लगा, तो आप समझिए उसमें उन्होंने जो ज्ञान पेला। उससे पहले मैं बात करूं, सावरकर की जो पहली किताब थी वो थी इंडियन वॉर ऑन इंडिपेंडेंस। ये 1909 में आई थी और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो 1857 की हमारी पहली लड़ाई थी आजादी की, उसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं किया था, नफरत नहीं करी थी, बहुत चीजें। लेकिन जेल से छूटने के बाद, जब अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद में उनको क्षमा मिली और वो छूटे, तो अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो, उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए और फासिज्म को महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने जो दूसरी पुस्तक लिखी, वो प्रकाशित होकर के जब आई तब 1925 हो चुका था। इन किताबों में जमीन आसमान का फर्क। तो आप समझिए 1857 तक तो ये दिखता है, लेकिन उसके बाद वाली में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई दिखती है और बहुत सारी चीजें देखते हैं। आक्रांता बनने की बात होती है, प्रतिशोध की बात होती है, इस तरह की बात होती है। और दुनिया उस समय बदल चुकी थी। उस समय मुसोलिनी, फासिज्म, ये एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा था। रूस में क्रांति हो चुकी थी, वहां का मॉडल निकला था। इसी तरीके से मुसोलिनी का उभार हो गया था, वो भी सूरज की तरीके से चमक रहा था। सक्सेसफुल राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद वहीं से आता है, उसके पहले तक राष्ट्रवाद नहीं आता है। तो अपने लेखन के जरिए जिस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की, बिना खूनी क्रांति के वो सत्ता में आया था। जर्मनी, स्पेन, जापान, ब्राजील, चीन, ग्रीस, बहुत से सारे, तो इनसे सब अचंभित थे, पूरा चमक रहे थे। मुसोलिनी सबसे सक्सेसफुल फासिस्ट देश बनना चाहता है, जैसे आज भारत में तमाम सारे लोग बनना चाहते हैं। तो वह दौर था, फांसीवाद, नाजीवाद बुरा नहीं था, सब बहुत अच्छा था। वो तो एक मजबूत देश के तौर पे माना जाता था, उसकी एक वो थी। तो बुरा जो घृणित और होता था वो बाद में हुआ, जब तक वो था। अंततः गैस चैम्बर की तरीके से लोगों को डाल देना, मार देना, इसको सबको एक बेहतर तरीके से देखा जाता था। फाइनली सॉल्यूशन फासिज्म, तार्किक परिणति, लाखों लोगों की मौत, ये सारी चीजें जब आई और ये घृणित बना, तब तक 1945 आ गया। उसके बाद तब तक वही चीज महिमा मंडित होती थी। आप समझ लीजिए, आपको याद होगा गोवालकर ने, तब वो सरसंघ चालक नहीं बने थे, तो उस समय उन्होंने वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और यह पुस्तक उन्हें 1939 में लिखी थी, जो 1940 में उनके बनने की तैयारी चल रही थी कि अब वो बनेंगे। तो आप समझिए उनके सपने थे। और उस समय फासिज्म उरूज पे था, आज सब जगह हिटलर भी आ गया था, मुसोलिनी थे ही, और सारे राज चल रहे थे, चौंधियाई हुई थी। तो अंग्रेजों के दुश्मन भी थे, तो आज बिल्कुल वो चल रहा था। फिर क्या हुआ, मुसोलिनी की भी उस समय जो आई थी माई ऑटोबायोग्राफी 1928 में, हिटलर ने भी लिख डाली थी मैन काम्फ, वो 1925 में छपी, लेकिन सबसे ज्यादा बिकी तब जब हिटलर राजा बन गया, तो बेस्ट सेलर बन गई दुनिया में। और दुनिया के पॉलिटिशियन इन किताबों को पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हाँ साहब, इन किताबों की झलक ही जो है मिलती है गोवालकर के पुस्तक
वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन में। फिर इसके बाद में आरएसएस की स्थापना आपको बता ही चुका हूं 1925 में विजयदशमी के दिन, जो कल था हमारे यहाँ। और उसको होती है, और क्यों होती है? क्योंकि गांधी की सेकुलर नीति यानी धर्मनिरपेक्षता से वो नाराज थे, और वो जो नाराज कांग्रेसी थे उन्होंने बैठ के एक छोटी सी मीटिंग करी नागपुर में, और वहीं पे कहा कि बनाएंगे। तब तक नाम नहीं सोच ढूंढ पाए थे, तो नाम नहीं ढूंढ पाए थे। नाम एक साल बाद यानी अप्रैल 1926 को खोज पाए, समझिए आप। तो यह स्थिति हुई। तो इस तरह से आप, इतने विद्वान थे ये सारे लोग, आप शाखाओं में जाएंगे ना तो शाखाओं में बड़ा ज्ञान दिया जाता है, उसी तरीके से ज्ञान। चूंकि उस समय तक इटली से कोई नफरत थी नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी तो पैदा नहीं हुई थी, और उस समय तक इटली में सब मुसोलिनी होते थे जो भगवान थे उनके, और इनके जो संस्थापक में से थे जो वो परम पूज्य बीएस मुंजे, वो जा करके मुसोलिनी से मिले थे, उनके चरण बंदन आशीर्वाद लेकर के आए थे, उनसे सीख के आए थे, ट्रेनिंग लेके आए थे। तो इटली, उसके बाद में वो हिटलर से भी मिले और सब कुछ था। उन्होंने किस तरह बाकायदा उस सिस्टम का अध्ययन किया और कहा यही अब भारत में लागू होना चाहिए। तो आप सोचिए उस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। उन्होंने वहीं से उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, वर्दी, टोपी, सब चीजों का पूरा ज्ञान लिया था। तो मुसोलिनी से उनकी मुलाकात होने के बाद जब वो लौटे, तमाम उनकी प्रशंसा में लेख लिखे, फासिज्म के कसीरे कढ़े और न जाने क्या क्या। तो आप समझिए वही ज्ञान उन्होंने देना शुरू किया, और धीरे धीरे वही चीजें संघ की शाखाओं में सिखाई जाने लगी। तो यह, अब आप इन सब चीजों को देख लीजिए, यही है। फिर उन्होंने, चलिए जो भी कुछ हो, उन्होंने पूना में भोसले मिलिट्री स्कूल की भी स्थापना की, और उसकी तमाम सारी श्रृंखलाएं बनाई और सब कुछ किया। फिर वो ये सारी चीजें, जिस तरीके से फासिज्म को का इतिहास जो था, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन गांधीवाद हिंदुस्तान में बढ़ रहा था, गांधी गांधी हो रहा था। इससे लड़ने के लिए वो तमाम चीजें कहते थे। तो गांधी समाजवाद के नारे देते थे, नेहरू समाजवाद के नारे देते थे, राम रोटी और इंसाफ के नारे के आते थे कि साहब। तो जल्दी इन्हें इस पे लौटना पड़ा कि हाँ, राम रोटी और इंसाफ पे लौटेंगे, क्योंकि नहीं तो अब तो मारे जाएंगे, क्योंकि फासिज्म तो खत्म हो रहा है। और जब फासिज्म खत्म होने लगा तो साहब स्थिति खराब हुई, बेचारे सरसंघ चालक भी नहीं बन पाए। तो ये सारी चीजें हुई। तो इन सब के बाद में जब ये जो विचारधारा है, आज भी आप देखिए, जब तक संघ का कहीं पूरी ताकत से नहीं आती है तो वो कहती नहीं सब ऐसे होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। लेकिन जैसे ही ताकत में आते हैं तो कहते हैं नहीं साहब, ऐसे ही होगा, यही होगा, एक देश, एक विधान, एक ये, एक वो। तब इसकी आती है, और तब फिर दूसरों को वो कर दो, इसको ये कर दो, उसको। चुनाव आए तो मोहन भागवत ने कल भाषण दे दिया, इतना बड़ा भाषण दिया कि साहब ऐसे होना चाहिए, सबको समान है, सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारी चीजें खा ली, बहुत सारी चीजें धीरे से बैक साइड से नफरत भी पनपा गए। तो वो आदत में शुमार है। तो बस इसी तरीके से चलता है। तो यही स्थिति थी। चलिए, तो ये जब सब चीजें होती हैं तब यही हालात। तो चलिए फिर वापस लौटते हैं। जब हमने बात करी इटली की, मुसोलिनी की, तो नीरो की भी बात करना जरूरी है। नीरो कौन था? नीरो एक राजा का बेटा था, बाप को मार डाला गया, मां विधवा हो गई। अब वो बचपन में कुछ नहीं, वो कलाकार बनना चाहता था। अब मां के साथ में वो बाहर हो गया। तो एक दौलतमंद नोबेल थे, उन्होंने जो है राजा के साथ में जिस तरीके से, तो उन्होंने उसको जिस तरीके से मरवा दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद में वो नोबेल जो थे अपना चले गए दुनिया से। तो बेटा भी बेचारा उसमें गरीबी में आ गए, सब जगह आ गए। उसके बाद में उनकी मम्मी ने दूसरे से शादी कर ली। तो कुछ दिनों बाद वो राजा के साथ रहे, और बाद में उन्होंने राजा को मार के खुद राजा बन गए। तो वो राजा बन गए तो नीरो राजकुमार बन गया। राजकुमार बन गया तो उसने फिर क्या किया, उसने कहा कोई बात नहीं, उसने मम्मी के साथ में रहने लगा, मम्मी का शासन चलने लगा। मम्मी जो है पूरा सब चीजें वो करती। कुछ दिनों बाद में मम्मी ने धीरे से
जहरीले मशरूम खिला के अपने पति, जो दूसरे पति थे क्लाडियस, उनको जहर खिला के निपटा दिया। तो अब जो है नीरो 17 साल के थे, तो उनको तो समझ थी नहीं, और वो कलाकार टाइप के आदमी, तो क्या उन्हें गद्दी पे तो बैठा दिया गया, लेकिन मम्मी राज चलाती, कुछ समय होता। लेकिन नीरो तो अपने दिल फेंक, तमाम सारे नाटक देखना, संगीत सुनना, नाच गाने देखना, रोकड़े लुटाना और न जाने क्या क्या। माँ उस पर विरोध करती, तो नीरो को बर्दाश्त नहीं, उसने मम्मी को मरवा दिया। फिर उसके बाद में उसने शादी की, बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो बीवी को मरवा दिया। फिर दूसरी शादी की, फिर एक दिन गुस्से में आया, दूसरी बीवी को मरवा दिया। अब इन सारी घटनाओं को देखकर वहां की जनता में निराशा आने लगी राजा के प्रति। तो राजा जी ने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, गुस्से का। तो उन्होंने निंजा टेक्निक थी उनके पास में, तो उन्होंने पब्लिक गुस्सा कम करने के लिए इवेंट कराने शुरू कर दिए। अब वो सारे इवेंट होते, वो खूनी खेल टाइप के होते। एक तरफ जो है देश के खिलाफ आक्रमणकारी लोग बनते, दूसरी तरफ रोमन भक्त बनते और उनमें लड़ाई होती, और जो जीतते बिल्कुल एक दूसरे को मार डालने के वाली लड़ाई होती, और जनता लहूलुहान होती और सब कुछ होता, मरते, और इसी में प्रसन्नता होती, लाखों करोड़ों रुपया उस पर लुटाया जाता, सब कुछ होता, बस शांत से चल रहा था अप्रीवेंस में। फिर जब कहीं पे दंगे फसाद उनके राज्यों में होते, तो राजा साहब दूसरी जगह घूम रहे होते। तो राजा साहब को मतलब ही नहीं था, जैसे हमारे यहाँ मणिपुर में होता है कि मणिपुर में सब कुछ दंगे फसाद सब कुछ हो रहा है, राजा साहब दुनिया में घूम रहे हैं, तो वैसे ही विदेश भ्रमण करते थे, वो भी चले जाते थे। यहाँ बगल में दिल्ली के जो है नूह जलता है, लेकिन राजा साहब चले जाते हैं, कुछ और करते हैं। तो उसी तरीके से नीरो करता था। फिर वो अपने ढंग से ही तमाम अभिनय करता, तमाम तरह के डायलॉग बोलता, वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता था, एक सांस में बोल जाता था, तमाम सारे लीड रोल करता था। कभी वो दार्शनिक बनता, कभी वैज्ञानिक बनता, कभी योद्धा बनता, कभी कवि बनता, कभी कुछ और बनता, कभी दर्शक बनता, कभी पहाड़ों के भ्रमण करता, कभी तमाम सारे पशुओं के साथ खेल रहा होता, तो सब वो था। लेकिन सब सीनेट उससे बड़ा वो थी। एक दिन रोम में आग लगी, राजा साहब वहां से 35 मील दूर विला में संगीत अभ्यास कर रहे थे, और संगीत अभ्यास कर रहे थे तो समझिए आप, जैसे हमारे यहाँ पुलवामा हो रहा था और हमारे राजा साहब जो है शूटिंग में व्यस्त थे, उसी तरीके से। खैर जब खबर लगी तो राजा जी रोम आए। जब आए तो उन्होंने, तब तक 1/3 रोम जल चुका था, उन्होंने कहा 2/3 जो आने के बाद जला, तो उनका कोई बात नहीं, बहुत स्पेस हो गया, उन्होंने कहा बड़ा सूना सूना लगता है सब, वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, महल बनवाइए। शानदार महल बनवाने का, आलीशान महल बनवाने का काम शुरू हो गया। आपने देखा ना जब कोविड आया, लोग मर रहे थे, सब वो हो रहे थे, हमारे यहाँ सेंट्रल विस्टा बनाने का काम शुरू हो गया, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम शुरू हो गया, लोक कल्याण मार्ग बन गया वो। और उसको पूरा आपने देखा ही कितना, कि जब इस देश के जितने लोग मरे थे उनपे कुछ हजार करोड़ की मांग हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ कहा कि नहीं, उस पर कुछ हजार करोड़ नहीं देंगे, हम तो सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, हम जो है प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। तो साहब वो बन गया, नई संसद बनाएंगे। तो उसी तरीके से वो जला था, लोग मरे थे, वो सब लाशें थी, सब ये बन रहा था। तो बहुत खूबसूरत माहौल में उसमें बड़े शानदार चीजें बनी। अभी आपने देखा है संत भवन इधर दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से जलकुंड है, यहाँ इंटरनल ये है, यहाँ वैसे झूमर है, यहाँ सिंगोल स्थापित किया जा रहा है, यहाँ ये हो रहा है। अब क्या हुआ, सब पैसा भी तो चाहिए था, तो लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ गई, मुद्रा की कीमत हमारे देख ही रहे हैं आप, रुपया कितने में था, आज कितने डॉलर का हो गया है। तो वो सारी चीजें होती चली गई, ये स्थिति, कर्ज बढ़ गया। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं 55 लाख करोड़ का कर्ज होता था 1947 से लेके 2014 तक का, सबका जोड़ के। सिर्फ मोदी जी की कृपा से आप देखें 174 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। उस कर्ज के, ये आप सोचिए, कर्ज भी हो गया और रुपया जो हमारे यहाँ सिर्फ 15.5 लाख करोड़ की करेंसी होती थी, वो डबल हो गई। सोचिए, डबल नोट छाप दिए गए। उसी तरीके से जैसे मुसोलिनी ने कहा था और छाप दो और बढ़ा दो, ये करके तो मुद्रा
तो नतीजा आप देख ही रहे हैं, बाकी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर जनता को धीरे धीरे तकलीफ होने लगती है, भाई बहुत सारी बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ तो छाया हुआ है, क्या करें, घर भी बर्बाद है, सब कुछ होने लगा, शोर उठने लगा। नीरो को लगा कुछ सीनेटर उनके खिलाफ मीडिया को इनपुट दे रहे, तो उसने कुछ सीनेटर्स को मरवा दिया। फिर उसके बाद उसको लगा क्या है, तो उसने इतने लोग मरवा दिया, मम्मी को मरवाया, बीवी को मरवाया, रोम जलाने से लेके सीनेटर मरवाए, महंगाई, ये सब अब बर्दाश्त से लोगों के बाहर होने लगी। तो जगह जगह विरोध होने लगे, विरोध होने लगा। तो कुछ जो सीनेटर बचे थे, जिन्हें मौका लग रहा था, उन्होंने का फायदा उठाया। उन्होंने एक मत होकर राजा को पब्लिक इनेमी, मतलब जनता का जो है दुश्मन घोषित कर दिया। अब जब ये घोषित हो गया तो आदेश हो गया जहां दिखे मार दिया जाए। ये खबर नीरो को मिली। नीरो अपने एक बाहर महल में था, उसे खबर लगी तो वो छुपा हुआ था। कोई नहीं, फौज ने चारों तरफ से जब महल को घेर लिया तो उसे लगा कि अब तो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो उसने फिर फैसला किया वो आत्महत्या करेगा, और उसने अपने पेट में छुरा भोंका और उसने आत्महत्या कर ली। और फिर उसने जो आखिरी शब्द कहे कि कितना शानदार कलाकार मेरे साथ खत्म हो रहा है, यह लिखकर उसने अलविदा कहा। अब आप भी सोचिए, आपके यहां नीरो है, आपके यहां तमाम सारे वो लोग हैं जो इतिहास भूगोल बदल के खुद को वीर घोषित करना चाहते हैं, अपना एक अलग इतिहास बनाना चाहते हैं जिसकी कोई प्रामाणिकता न हो, शिक्षा वो देना चाहते हैं जिसमें उनका गुणगान। तो गुणगान कीजिए और बोलिए जय हिंद।